Class 9, let's start the chapter. Economics chapter 1 we are discussing about. In the last class what we have discussed, just we will today going to again revise it and then move to the new topic. Okay. So the additional information which we have done about on that day in the last video, in which we have seen that the land area, the area that cultivate under on that Palampur. So how many land has been cultivated? Since this is a chart through which we can get the information that how many area has been cultivated in 51, 90, then 2001, 2015. So these are the area. Okay. Then number 2. Again, based on that chart what we have seen in the last, that graph has been made. Then move toward the next topic, next subtopic, that was importance. How can we increase crops production within the same land area? तो what we have seen that we cannot stretch the land. हम जो ज़मीन को खींच के बड़ा तो नहीं कर सकते, फिर जितना है वो उतना ही रह सकता है. तो फिर हम इसको जब बड़ा नहीं कर सकते तो प्रोडक्शंस को कैसे बड़ा करें? तो दे आर सम बेसिक नीड्स जिसको अगर हम ध्यान में रखेंगे इस बेसिक चीज़ों को और उस पर अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे तो थोड़ा हमारा प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से इंक्रीज़ हो सकता है. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि नॉट स्ट्रेच द लैंड नेसेसरी, वो हम नहीं कर सकते. प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर क्या बताया हमने कि हम पहला जो है इरिगेशन को देखेंगे. तो हम इरिगेशन मतलब अगर हम जिस ज़मीन में अगर हम लोग मानसून पे वेट कर रहे थे, मानसून मतलब बारिश है ना, बारिश में वेट करने के बाद इसमें जो भी क्रॉप्स लगाएंगे वो होगा. तो सोच लो अगर बारिश नहीं हुई तो ज़मीन में क्रॉप्स अच्छा नहीं हो पाएगा. तो इस बेटर हम इरिगेशन करें. इरिगेशन जहाँ पे हम पानी खुद उनको दें थ्रू द वेल ऑफ कैनल है, ट्यूबवेल्स है, इस तरह से उसको हम पानी प्रोवाइड्स करें. तो अगर हम पानी करेंगे, उनको पानी देंगे और मानसून पे डिपेंड नहीं रहेंगे तो वे कैन ईजिली ग्रो द क्रॉप्स. एंड उसको अगर प्रॉपरली क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, इरिगेशन में देंगे तो बेटर क्रॉप्स ग्रो होगा. तो हमारा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करता है, कहीं ना कहीं वो ख़राब नहीं होगा, वो अच्छा होगा. लेकिन अगर पानी नहीं मिलता है तब वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तभी इंक्रीज़ नहीं होता है. फिर इसमें एक और चीज़ क्या डाला गया कि हम सेम प्लॉट में एक साथ 2-3 अगर क्रॉप्स लगाते हैं, मतलब एक प्लॉट पे अगर हाफ में अपने अगर राइस या वीट लगाया, हाफ में अपने पोटैटो लगा लिया, किसी में वेजिटेबल्स लगा लिया, तो इसी तरह से इससे क्या होता है उसकी जो है क्वालिटी भी अच्छी होती है, सॉइल्स की अच्छी हो जाती है और इस तरह से प्रोडक्शन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ़र करता है. तो इसी तरह से ये सेकंड हो गया. तीसरा हमने पढ़ा था कि इन 1960 हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने हमें एक सीड दी थी HYV सीड, दैट इज़ हाई यील्ड वैरायटी. ये सीड्स दी थी. इससे क्या होता है प्रोडक्शन जो होता है 4 गुना 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये हाइब्रिड्स है. हम पहले जो यूज़ करते थे वो ट्रेडिशनल ठीक है, वो ट्रेडिशनल था. लेकिन ये जो हाइब्रिड्स है HYV सीड्स जो है ये 4 गुना बढ़ा देती है. तो इससे ये चीज़ें शुरुआत हो गई और उस समय तो ये इंक्रीजमेंट जो हुआ तो उस चीज़ों को उन्होंने नाम दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो था वो बढ़ गया था, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया था. इसके लिए उन्होंने उनका नाम दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशंस. ठीक है. फिर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, अगर हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते जैसे ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं सोइंग हार्वेस्टिंग्स के लिए भी, अगर हम लोग वो चीज़ें ट्रेडिशनल को यूज़ नहीं करके मॉडर्न मशीन यूज़ करते, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ करते, HIV सीड्स यूज़ करते हैं, साथ साथ उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करते, इंसेक्टिसाइड्स लगाते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं. तो मतलब ये सब चीज़ें जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं फार्म के अंदर, तो इसमें पैसे खर्च होते हैं बहुत ज़्यादा. तो ये चीज़ें जो जिससे हमारा रिज़ल्ट क्या निकलेगा, रिज़ल्ट ये निकलेगा कि रिज़ल्ट है 4 टाइम्स इंक्रीज प्रोडक्शन. हमारा प्रोडक्शन जो वो 4 टाइम बढ़ जाएगा. फिर हमने क्या देखा, इसमें से एक चीज़ अब आती है कि जो हमने HYV सीड्स यूज़ की, HYV सीड्स जो यूज़ किए बेटा, इससे नेगेटिव चीज़ें भी आ रही, पॉजिटिव भी आ रही. तो आगे हम पॉजिटिव देखते. पॉजिटिव में क्या कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, हमने यूज़ किया, हमारा जो प्रोडक्शन था पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया. मतलब किसी के प्लॉट में 100 टन अनाज हो रहा था, अब वो 400 टन मान लो
अनाज हो रही है, उसकी क्रॉप्स हो रही है, तो इस तरह से उनकी जो है इंक्रीजमेंट है प्रोडक्शंस। पर से सब कुछ अच्छा हो गया, जल्दी हो रहा, फास्ट ग्रो कर रहा है, इरीगेशन दे रहे, तो कोई मतलब डिस्ट्रक्शन उतना नहीं, बर्बाद नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर नेगेटिव चीज़ भी बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि हमने क्या देखा, प्रॉब्लम्स क्या हो गए इसके नेगेटिव में। सबसे पहले देखो नेगेटिव में यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है। नेगेटिव में क्या आया, पहला हमारा नेगेटिव में है कि सबसे पहले इस चीज़ों को ख़रीदने के लिए सबसे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। HYV सीड्स ये कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली है, महंगा है। इसका मतलब फिर हमें इरिगेशन के लिए पैसा चाहिए, पानी जो भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ठीक है, फिर मशीन चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए फिर उसमें हमने पेस्टिसाइड लगाया था, फर्टिलाइज़र लगाया था, ये सभी चीज़ों में पैसा खर्च होता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए कहा रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज सम्स ऑफ मनी। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल। अगर यहाँ पे हमने शुरुआत क्यों बोला गया, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स थे या फिर जो जिसके पास ज़मीन है ही थी नहीं, पुअर पीपल थे, वो लोग जो थे लेबर, एज अ लेबर काम कर रहे थे किसी और के ज़मीन में। अब वो लोग ने क्या किया, ज़मीन के लिए मशीन परचेस कर ली, तो वो मशीन के थ्रू काम कराएंगे। तो बेचारे जो थे, जो लेबर्स थे, वो क्या हो गए, बेरोज़गार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये चीज़ें हो गई। फिर लैंड की क्वालिटी डिग्रेडेशन, मतलब हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स तो जहर है कीड़े मारने के लिए, है ना। फिर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र जो यूज़ कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं केमिकल्स है, ओवरऑल केमिकल यूज़ करें। तो सॉइल्स के ऊपर जो है, जो हम लोग क्रॉप्स ग्रो करेंगे, मान लो, फिर नीचे सॉइल्स है, तो इसके नीचे ह्यूमस होती है, ह्यूमस जो स्मॉल बैक्टीरिया होती है, ठीक है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है कुदरत, मतलब नेचुरल वे से। तो ये चीज़ें जो है जिससे वो जैसे डेड बॉडीज़, अगर आप देखते हो कि डेड बॉडीज एनिमल्स की मिट्टी में, अगर उसको हम लोग दफन कर देते हैं, ढक देते हैं, पेड़ पौधे जो भी है धीरे धीरे